सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुन झुन के जैसे नाचे जमीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, के जैसे अल्हड़ चले पी से मिलकर। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, के जैसे अल्हड़ चले पी से मिलकर। प्यारे प्यारे ये नजारे निखार है हर कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। सुहाना सफर और ये मौसम हसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ओहो हो, ओहो हो, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर, वो आसमां। विद्यार्थी नमस्कार। कक्षा 10वीं हिंदी स्पर्श भाग 2 काव्यखंड में पिछली कक्षा में हमने सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित पावश ऋतु के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी पाठ से प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, पावश ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जैसा कि पूर्ववत हमें बोध है, पावश का अर्थ होता है बारिश की ऋतु। पर्वतीय क्षेत्रों में जब बारिश होती है तब कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं? इसका उत्तर होगा, वर्षा ऋतु में मौसम बदलता रहता है, तेज वर्षा होती है तथा जल पहाड़ों के नीचे इकट्ठा या एकत्रित होता है तो दर्पण जैसा लगता है। पर्वतमालाओं पर अनगिनत फूल खिल जाते हैं। ऐसा लगता है कि अनेकों नेत्र खोलकर पर्वत देख रहा है। पर्वतों पर बहते झरने मानो उनका गौरवगान कर रहे हैं। लंबे लंबे वृक्ष आसमान को निहारते चिंतामग्न दिखाई दे रहे हैं।
अचानक काले काले बादल घिर आते हैं। ऐसा लगता है मानो बादल रूपी पंख लगाकर पर्वत उड़ना चाहते हैं। कोहरा धुएं जैसा लगता है। इंद्र देवता बादलों के यान पर बैठकर नए नए जादू दिखाना चाहते हैं, ऐसी कवि की कल्पना है। दूसरा प्रश्न है, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है? कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है? उत्तर, मेखलाकार का अर्थ है गोल, जैसे कमरबंध अर्थात करधनी या कमरपट्टा। यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग पर्वतों की श्रृंखला के लिए किया गया है। ये पावस ऋतु में दूर दूर तक गोल आकृति में फैले हुए हैं। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है यहाँ पर, सहस्त्र दृग सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा? उत्तर है, पर्वतों पर हजारों रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। कवि को पहाड़ों पर खिले हजारों फूल पहाड़ की आँखों के समान लगते हैं। ये नेत्र अपने सुंदर विशालकाय आकार को नीचे तालाब के जल रूपी दर्पण में आश्चर्यचकित हो निहार रहे हैं। अर्थात पर्वत पर खिले हुए विभिन्न प्रजाति के विभिन्न प्रकार के हजारों की संख्या में जो पुष्प खिले रहते हैं, उन पर वर्षा की बूंदें सूरज की किरण पड़ते ही ऐसे चमक उठती है जैसे सहस्त्र नेत्र की आभा निखर आई हो। वहीं पर्वतों के तलहटी पर मैदानी क्षेत्रों में नीचे की ओर जल एकत्रित होने से उस जल राशि से सरोवर का निर्माण होता है और विशाल पर्वत का आकार सरोवर में दर्पण की भांति दिखाई देता है। यहाँ कवि की कल्पना है कि जो हजारों सहस्त्र पुष्प खिले हुए हैं वह पर्वत के नेत्र हैं और पर्वत अपने नेत्रों के द्वारा अपने विशाल आकार को तालाब रूपी सरोवर रूपी दर्पण में देखता है और स्वयं पर गर्व करता है। चौथा प्रश्न है, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ की है या दिखाई है और क्यों? उत्तर है, कवि ने तालाब की समानता दर्पण से की है। दर्पण का आशय है ऐनक, शीशा। जिस प्रकार दर्पण से प्रतिबिंब स्वच्छ व स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार तालाब का जल स्वच्छ और निर्मल होता है। पर्वत अपना प्रतिबिंब दर्पण रूपी तालाब के जल में देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की और क्यों देख रहे थे और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? उत्तर, ऊंचे ऊंचे पर्वत पर उगे वृक्ष शाल, देवदार, चीड़ आदि प्रकार के वनस्पतियाँ जो एक तो वैसे भी बहुत लंबे होते हैं, उस पर उच्चाकांक्षी पर्वत पर
उगाते हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है कि वृक्ष आकाश की ओर देखते चिंतामग्न प्रतीत होते हैं, जैसे कि आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। इससे मानवीय भावनाओं को बताया गया है कि मनुष्य सदा आगे बढ़ने का भाव अपने मन में रखता है। प्रश्न 6, साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए? उत्तर, आसमान में अचानक बादलों के छाने से मूसलाधार वर्षा होने लगी। वर्षा की भयानकता और धुंध से साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में धंस गए प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि अपने आप को बचाने वृक्ष धरती में समा गए हों। यह भी कवि की कल्पना है। प्रश्न 7, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? उत्तर, झरने पर्वतों की ऊंची चोटियों से झरझर करते बह रहे हैं। ऐसा लगता है मानो वे पर्वतों की महानता की गौरव गाथा गा रहे हों। अगला प्रश्न 7 के अंतर्गत ही है, भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है टूट पड़ा भू पर अंबर। भाव है, सुमित्र नंदन पंत जी ने इस पंक्ति में पर्वत प्रदेश के मूसलाधार वर्षा का वर्णन किया है। पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु में प्रकृति की छटा निराली हो जाती है। कभी कभी इतनी धुआंधार वर्षा होती है मानो आकाश ही टूट पड़ा हो या टूट पड़ेगा। दूसरी पंक्तियां हैं, यूं जलद यान में विचर विचर, यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। कवि की कल्पना है, कभी गहरे बादल, कभी तेज वर्षा और तालाबों से उठता धुआं। यहाँ वर्षा ऋतु में पल पल प्रकृति वेश बदल जाता है, अर्थात पल पल प्रकृति का रूप बदलते दिखाई दे रहा है। यह सब दृश्य देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बादलों के विमान में विराजमान राजा इंद्र विभिन्न प्रकार के जादुई खेल खेल रहे हों। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अर्थात इन पंक्तियों का भाव यह है कि पर्वत पर उगे विशाल वृक्ष ऐसे लगते हैं मानो उनके हृदय में अनेकों महत्वाकांक्षाएं हैं और ये चिंतातुर आसमान को देख रहे हैं। अर्थात यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि कहते हैं कि जिस प्रकार मानव जब बुलंदियों को हासिल करता है तो उसकी महत्वाकांक्षाएं उसे और ऊपर उठने के लिए विवश करती हैं या लालायित करती हैं। इसी प्रकार ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर लंबे लंबे वृक्ष ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे आकाश से मिलने को तैयार हों, आकाश में झुकने को आतुर हों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न,
इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत कविता में जगह जगह पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करके प्रकृति में जान डाल दी गई है। एक बार हम मानवीकरण अलंकार के बारे में समझें। अलंकरण अर्थात होता है सजाना या श्रृंगार करना या सुंदर बनाना। काव्य में जहाँ कुछ ऐसे शब्द प्रयोग कर दिए जाते हैं कि काव्य की स्वतः शोभा बढ़ जाती है और श्रोता को आनंद मिलने लगता है, वहाँ अलंकरण होता है। अलंकरण को 3 भागों में बांटा गया है: शब्दालंकरण, अर्थालंकरण और उभयालंकरण। मानवीकरण अलंकार उभयालंकरण से संबंधित है, जहाँ किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी विशेष पदार्थ आदि की तुलना जब मानवीय गुणों से की जाती है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार का बोध होता है। इसी प्रकार इस कविता में भी कवि ने जगह जगह मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करके प्रकृति में जान डाल दी है, जिससे प्रकृति सजीव प्रतीत हो रही है। ऐसे लगता है जैसे प्रकृति में भी जीवन हो, जैसे पर्वत पर उगे फूलों को आँखों के द्वारा, जैसे कि आपने पढ़ा है, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अर्थात नेत्र खोल कर देखने और कल्पना करने का एक मादा मनुष्य के अंदर होता है। इसी प्रकार फूलों को भी उन्हीं अलंकरणों से विभूषित किया गया है, कर उसे सजीव प्राणी की तरह प्रस्तुत किया है। उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है झांक रहे नीरव नभ पर। इन पंक्तियों में तरुवर अर्थात वृक्ष को झांकने में मानवीकरण अलंकार है, मानो कोई व्यक्ति झांक रहा हो अर्थात देख रहा हो। प्रश्न दूसरा, आपकी दृष्टि में इस कविता का सौंदर्य इनमें से किस पर निर्भर करता है? का अनेक शब्दों की आवृत्ति पर, शब्दों की चित्रमयी भाषा पर, और गा कविता की संगीतात्मकता पर। एक बार फिर से, का अनेक शब्दों की आवृत्ति पर, खा शब्दों की चित्रमयी भाषा पर, और गा कविता की संगीतात्मकता पर। प्रश्न है, आपकी दृष्टि में इस कविता का सौंदर्य इनमें से किस पर निर्भर करता है? मेरी समझ में इस कविता का सौंदर्य खा विकल्प पर निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ कवि ने चित्र खींचे हैं और हमारे सामने चित्रांकन किया है, ऐसा वर्णन किया है कि वह चित्र हमारे मन मस्तिष्क में भी उभर आए। इस कविता का सौंदर्य शब्दों की चित्रमयी भाषा पर निर्भर करता है। कविता में चित्रात्मक शैली का प्रयोग करते हुए प्रकृति का सुंदर रूप प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न तीसरा, कवि ने चित्रात्मक शैली का प्रयोग करते हुए पावस ऋतु का सजीव चित्र अंकित किया है। ऐसे स्थलों को छांटकर हमें लिखना है। तो हम इनमें देखेंगे, कवि ने चित्रात्मक शैली का प्रयोग करते हुए पावस ऋतु की सजीव चित्र अंकित किया है। कविता में इन स्थलों पर चित्रात्मक शैली की छटा बिखरी हुई है, जैसे मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अब लोक रहा है बार बार। नीचे जल में निज महाकार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। अर्थात यहाँ जिस प्रकार का चित्र वर्णन है, आपके हमारे मन में मस्तिष्क में पंक्तियों को पढ़ते ही वह चित्र निकल आता है। किस प्रकार विशाल पर्वत और अपने
तलहटी में जब वहाँ पर जलाशय बिखरा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे पर्वत ने करधनी को धारण किया हो। अपने शास्त्र दृग सुमन फाड़ यहाँ हजारों सहस्त्रों फूल अपने नेत्र खोल कर देख रहे हैं। यह भी एक चित्र प्रस्तुत होता है, हमारी कल्पना में बनता है। अवलोकना अर्थात बार बार देखना। नीचे जल में निज महाकार, जल में विशाल आकार को देखना। जिसके चरणों में पलाताल अर्थात जिसकी तलहटी पर, जो चरण रूपी तलहटी पर है, विशाल सरोवर भरा हुआ है। दर्पण सा फैला है विशाल, अर्थात दर्पण की उपमा अलंकार यहाँ है। दर्पण सा उपमा अलंकार फैला है विशाल, विशाल का रूप में फैला हुआ है। गिरिवर के उर्षे उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरवर है। झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अर्थात पर्वत के हृदय से, ऊंचाइयों से उठ उठ कर, उच्च आकांक्षाओं से तरवर अर्थात ऊंची आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाओं से भरे हुए तरवर अर्थात वृक्ष बार बार नीरव अर्थात आकाश, धरती से आकाश को झांक रहे हैं। अनिमेष बिना पल के झपकाए हुए, अटल एक चित खड़े हुए, कुछ चिंता पर और मन में कुछ शंका लिए हुए, क्या वह उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जिसकी लोग कल्पना ही करते हैं। यहाँ प्रकरण पूर्ण हुआ, अब बारी है अभ्यास की। तो लीजिए, प्रस्तुत हैं कविता के कुछ पद जिनका आपको भावार्थ अपने सहज और सरल शब्दों में लिखना है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जमा